नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर है, सीट शेयरिंग को लेकर हलचल काफी तेज। संतोष सुमन से नित्यानंद राय ने मुलाकात की है। बंद कमरे में दोनों की मुलाकात हुई। आपको बता दें, संतोष सुमन और नित्यानंद राय की बंद कमरे में मुलाकात हुई है। लगभग आधे घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात चली है। दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। नित्यानंद राय ने मुलाकात के बाद बड़ा बयान भी दिया। नित्यानंद राय ने ऑल इज वेल की बात कही है, यानी एनडीए में ऑल इज वेल है, नित्यानंद राय की तरफ से कहा गया है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की। देखिए, बंद कमरे में संतोष सुमन और नित्यानंद राय की मुलाकात हुई। मुलाकात आधे घंटे तक चली, जिसके बाद नित्यानंद राय जब बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि एनडीए में ऑल इज वेल है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार अब बैठकों का दौर, मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से दिल्ली में बैठक की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी मुलाकातें हो रही हैं। संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आधे घंटे तक ये मुलाकात चली, क्या मुलाकातें बातें हुई हैं, कुछ सामने आ पाया? दो मुलाकातें हुई है। अच्छा, कुछ देर पहले आधे घंटे तक संतोष मांझी, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मुलाकात बंद कमरे में नित्यानंद राय, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई। और मुलाकात के बाद जब दोनों नेता बाहर निकले तो दोनों के बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि ये मामला ठीक ठाक है, क्योंकि नित्यानंद राय ने कहा कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। उनसे ये भी सवाल पूछा गया था कि टिकट बंटवारे को लेकर जो देर हो रही है उसकी वजह से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी नाराज है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सब एक साथ है, ऑल इज वेल। और उसके बाद संतोष मांझी से जब पूछा गया, बोले कि हम लोग एनडीए का मजबूत पार्ट है और कहीं से कोई नाराजगी नहीं है, सब समय पर हो जाएगा। यानी कि आज मैसेज देने की कोशिश की गई कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो भी चर्चा है उसमें कहीं से कोई दम नहीं है। और दोनों नेताओं ने अपने बॉडी लैंग्वेज से ये संकेत देने की कोशिश की कि जो सीट बंटवारे को लेकर बात हो रही है, कई तरह की चर्चाएं हो रही है, उसमें फिलहाल विराम लगाने की कोशिश की है। उसके ठीक बगल में उपेंद्र कुशवाहा का आवास है। कल भी उनके आवास पर संजय जायसवाल, जो सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो भी दिल्ली से सीधे उनके आवास से पहुंचे। आज भी संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे उनके आवास पे और लगभग 15 से 20 मिनट तक उनकी बातचीत हुई और उसके बाद वो निकल गए। तो दो सहयोगी दलों, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा, बिल्कुल आनंद, और उसी से जुड़ी दो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं दर्शकों को। और सबसे पहले हम सुना भी देते हैं कि आज क्या कुछ नित्यानंद राय ने कहा है। संतोष भाई बताए कि सब ठीक है, हम संतोष बहुत संतुष्ट हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और हम सब भाई मिलकर जो भी तय करते हैं, जो पार्टी हमारी है एनडीए के साथियों के साथ मिलकर विचार कर जो होता है वह तय करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अब शुरू हो चुकी है और ये दो बड़ी तस्वीर हम आपको आज की दिखा रहे हैं। दो बड़ी मुलाकात की तस्वीर है। पहली तस्वीर जिसमें आप देख रहे होंगे, संतोष सुमन से मिलने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए संजय जायसवाल उनके आवास पर ही पहुंच गए। कल भी दोनों की मुलाकात हुई थी, तो बंद कमरे में ये मुलाकात हुई है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया जा रहा है, क्योंकि इस बार जो एनडीए में है, एनडीए का कुनबा बढ़ा है, सहयोगी दलों की संख्या बढ़ी है, जिसमें बीजेपी के साथ साथ जेडीयू है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी इसमें शामिल है, पशुपति कुमार पारस हैं, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी है। तो ऐसे में अब सीटों का फॉर्मूला तय करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और अब आपको बताते हैं संतोष कुमार सुमन ने मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है। के साथी हैं और मिलते रहते हैं, इसका कोई मायने नहीं है। अक्सर आते रहते हैं। अरे तो थोड़ा किनारे करो ना, हो गया नहीं है, सारी बात हम लोगों नीचे है और बहुत ही हम लोग अच्छे तरीके से एनडीए के साथ सीट शेयरिंग पर विवाद है क्या संतोष जी? छोड़ो, देखिए भारतीय जनता पार्टी का नहीं जाना, इससे कोई मतलब नहीं होता है। गृह मंत्री जी से मिले व्यक्तिगत तौर पर मिले।
और हमारे साथ संवाददाता आनंद अमृतराज फोन लाइन पर बने हुए हैं। आनंद, भले ही बात कही जा रही हो कि ऑल इज वेल है, लेकिन अभी तक सीटों का फॉर्मूला निकल नहीं पाया है। बात कहां फंस रही है? क्या अंदर खाने से कुछ ऐसी खबर? देखिए, अब सारा इंतजार हो रहा है नीतीश कुमार तो विदेश दौरे पे हैं। जब वो पहुंचेंगे और उसके बाद जो खबर मिल रही है कि एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनके साथ एक मीटिंग हो सकती है जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं और तमाम लोगों के साथ जब मुलाकात होगी और उसके बाद कुछ जो समस्या है उस समस्या को कैसे दूर किया जाए इस पर बात होगी। और खबर यही है कि दिल्ली में ही एनडीए के जो भी पार्टनर है उनके साथ तमाम सहयोग एक साथ करके सीट बंटवारे पर घोषणा कर दी जाएगी। और यही वजह है कि अभी कुछ देरी हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त विदेश दौरे पे हैं। और जेडीयू जब से गठबंधन में आई है तब से जो एनडीए के पुराने सहयोगी थे उन्हें उनकी समस्या थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि पहले उम्मीद थी कि अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं आते तो शायद उनकी सीटों की संख्या बढ़ सकती थी। लेकिन अब जब नीतीश कुमार एनडीए के मजबूत सहयोगी के तौर पर आ चुके हैं तो उनके सीटों की संख्या घट सकती है। इसी वजह से उनकी समस्या बढ़े। तो यही वजह है कि बीजेपी के जो बिहार के बड़े नेता हैं वो लगातार अपने सहयोगी दलों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। चिराग पासवान की भी मुलाकात दिल्ली में अमित शाह से हुई थी लगभग आधे घंटे से ज्यादा। तो माना जा रहा है कि तमाम सहयोगियों को साथ कर और एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जाए कि ताकि तमाम जो सहयोगी हैं वो संतुष्ट हो और ताकि अच्छे से मैसेज लेके चुनावी मैदान में उतरा जा सके। तो इंतजार है कि नीतीश कुमार जब आए तो और एक बार तमाम जो सहयोगी दल है उनके साथ एक बैठक हो जाए और बैठक के बाद आपसी तालमेल बेहतर करके किस पार्टी को कितनी सीटें लड़नी और कहां से लड़नी है उस पर चर्चा हो जाए। उसके बाद इसकी घोषणा की जाएगी। तो उम्मीद है कि जब विदेश दौरे से लौटेंगे नीतीश कुमार तो दिल्ली में रहेंगे एक दिन और वहां उसी दौरान उनकी मुलाकात एनडीए के शीर्ष नेताओं से भी हो सकती है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी हो सकती है और जो सहयोगी दल है उनके नेताओं से भी हो सकती है। और उसके बाद फिर एक फॉर्मूला के तहत सीटों की घोषणा की जाएगी। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बिहार में नई एनडीए सरकार गठन के बाद गृह मंत्री अमित शाह आज पटना आ रहे हैं। एनडीए सरकार बनने के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है, जबकि 17 महीने के अंदर आज 9वीं बार बिहार आ रहे हैं। तो थोड़ी देर में अमित शाह पटना पहुंच जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पालीगंज में आज अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंतजार सभा स्थल पर किया जा रहा है। बीजेपी का अति पिछड़ा महासम्मेलन है ये। इस महासम्मेलन में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अति पिछड़ा और पिछड़ा वोटों को साधने की कोशिश होगी। खासतौर पर बीजेपी के समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और आज जब अमित शाह मंच से संबोधन करेंगे तो क्या कुछ बड़ी बातें होंगी उस पर सबकी नजर होगी। माना जा रहा है कि बीजेपी ओबीसी को लेकर पूरे देश भर में बड़ी प्लानिंग कर रही है और ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में भी बीजेपी के ओबीसी और ईबीसी कार्ड से ही जीत का राग निकलेगा। तो आज बिहार दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब से थोड़ी देर के बाद वो पटना पहुंच जाएंगे। सबसे पहले पटना आने के बाद कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके बाद पालीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। पालीगंज जहां आज जनसभा होना है, तो अमित शाह के मिशन का मकसद क्या है वो भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पटना के पालीगंज से तस्वीर थी। शैलेंद्र संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट है? अमित शाह पहुंच चुके हैं? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ जो सीधी तस्वीर मंच की दिखाएंगे जहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे और अभी से जो भाजपा के नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। थोड़ा वक्त और है जब अमित शाह पहले पटना पहुंचेंगे और पटना में जो आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उस कार्यक्रम के बाद वो यहाँ पर सीधे पालीगंज भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और पीछे भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी हम दिखाएंगे कि देखिए अभी अमित शाह को आने में बहुत वक्त बाकी है, लेकिन उनके इंतजार में इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। महिलाओं की भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो भाजपा समर्थित लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक मैसेज देने की कोशिश है कि जिस तरीके से यह पूरा सम्मेलन का आयोजन किया गया है तो कहीं न कहीं पिछड़ा और अति पिछड़ा जो समाज है उस समाज को साधने की
कोशिश यहाँ पर की गई है और इसी को लेकर के रैली का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। महिलाओं की भीड़ देखिए, थोड़ा आज उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा अमित शाह हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए यहाँ जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। जरा आप लोग आगे आइए। अमित शाह जी को सुनने हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह हमारे पालीगंज ग्राम में आ रहे हैं और हमको बहुत आशा है कि हर लेडीज को इस बार 400 पार और लेडीज सबके आरक्षण देते हैं। हम बहुत खुश हैं और आगे भी देंगे। चलिए शैलेंद्र, अब इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने का। जब वो पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पालीगंज के दौरे पर हैं और इस दौरान वो पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन में भाग लेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार क्या पूरे देश की पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज बीजेपी के साथ है और आज पालीगंज में इसकी बड़ी तस्वीर दिखेगी। सम्राट चौधरी से खास बातचीत की है संवाददाता आनंद अमृतराज ने। अति पिछड़ा वोटर को लेकर काफी राजनीति गर्म है। अमित शाह का पालीगंज दौरा क्या इशारा करता है? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद है। सम्राट जी, अमित शाह की इस रैली को आप कैसे, किस नजरिए से देखते हैं? चूंकि अति पिछड़ा वोटर जातिगत गणना का सबसे बड़ा वोटर माना जा रहा है। नहीं, सब काम बीजेपी ने ही किया है, मोदी जी ने किया है। कभी किसी पार्टी ने अति पिछड़ा के लिए काम ही नहीं किया बिहार में। या तो मोदी जी ने या तो नीतीश जी ने, तो तीसरे को तो कोई क्रेडिट ही नहीं है। और खास करके लालू प्रसाद जी तो 15 साल तक कुछ किए ही नहीं, अति पिछड़े को आरक्षण तक नहीं दिए। समाज को तंग करने वाला कौन है? इसलिए बिहार और देश ओबीसी और ईबीसी दोनों आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, यह स्पष्ट संदेश जा चुका है। लेकिन एक खास जाति विशेष की रैली हमने पहली बार देखी है, क्या कुछ खास मैसेज देने की तैयारी है? हमारा राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मेलन है, ओबीसी वर्ग के पूरे देश में सम्मेलन हो रहे हैं। उसी एक कार्यक्रम में हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं और पूरे देश में 2 जगह पर ओबीसी का, 2 जगह युवा मोर्चा का, 2 जगह महिला मोर्चा का, इस तरह सभी जगह राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। उस कार्यक्रम के भाग लेने आ रहे हैं। बिहार में जातीय राजनीति काफी होती है और हर पार्टी कोई न कोई जातीय समीकरण को सिर करता है, तो बीजेपी भी जातीय समीकरण पर आगे बढ़ गई है? नहीं, सबका साथ सबके विकास की बात करती है। हमने कहा 80 और 20, कोई फॉर्मूला नहीं है कि एक जात 20% बिहार में नहीं है, तो मैंने उनको भी 20% दिया है, तो कुछ जातियों को जोड़ के ही दिया है। मेरे यहाँ मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 80% मतदाता नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार जी के साथ है। तो ये था हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें। कांग्रेस को एमएलसी की एक सीट नहीं देने के मामले में अब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली तलब किए गए हैं। अखिलेश सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह दिल्ली तलब किए गए हैं। आलाकमान के साथ अखिलेश सिंह की बैठक होगी। आलाकमान के साथ अहम बैठक होने वाली है और अखिलेश सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आरजेडी की ओर से सभी 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जबकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि एक एमएलसी की सीट कांग्रेस को मिलेगी, लेकिन कांग्रेस को एमएलसी के लिए एक भी सीट नहीं दी गई है, जिसके बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह आलाकमान से बैठक करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक आरजेडी की ओर से जो 4 सीट है एमएलसी की, उस पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है, जबकि कांग्रेस
कोई उम्मीद थी कि एक सीट आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को दी जाएगी। हालांकि वो सीट उन्हें नहीं मिली है। आज 2 बजे आलाकमान के साथ बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह की बैठक होगी। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली है, इसी पर बैठक की जानी है। कांग्रेस के हाथ खाली रहने से कांग्रेस के अंदर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है और ये नाराजगी जो है आलाकमान तक पहुंच चुकी है। तो अब नाराजगी की खबर, डैमेज कंट्रोल को लेकर अखिलेश सिंह दिल्ली तलब किए गए हैं और हमारे साथ संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या पूरी तैयारी कर ली है कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव लड़ने की और इसलिए दिल्ली तलब किए गए हैं अखिलेश सिंह? संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मेरे तक और अगर आप मुझे सुन पा रही होंगी जी जी, तो कांग्रेस के एक विधायक हैं, उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान यह बात बताई है कि पिछले 5 मार्च को ही कांग्रेस के जो 17 विधायक हैं, 2 विधायक तो अब चले गए हैं दूसरी तरफ, लेकिन जो 17 विधायक हैं उन्होंने प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर कर दिया था और कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी थी। लेकिन ऐन वक्त पर चूंकि राजद को 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना था, लेकिन राजद ने 4 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो ऐसे में कांग्रेस का जो दावा था वो कहीं ना कहीं शिथिल पड़ गया। तो ऐसे में जो प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये सारे कागजात लेकर आलाकमान ने तलब किया था अखिलेश सिंह को और अखिलेश सिंह आज गए हैं दिल्ली में। शकील अहमद खां पहले से ही मौजूद है दिल्ली में और दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया है जब कांग्रेस के जो बिहार के नेता हैं इनकी आलाकमान के साथ बैठक होगी और इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसला होना है, ये इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। लेकिन संजय, सवाल ये है कि एमएलसी सीट को लेकर अभी सही से तालमेल नहीं बिठ पा रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, कैसे सीट का बंटवारा होगा इंडिया लाइंस में? जी बिल्कुल, देखिए, और यही कारण है कि जो आलाकमान है उसने तल्ख तेवर अख्तियार किया है कि अभी लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का समझौता होना है और उसके पहले ऐन वक्त पर जो कांग्रेस को जिस तरीके से रोका गया है, इसको लेकर ही यह बैठक बुलाई गई है। देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ फैसला लेता है जो आलाकमान है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। अखिलेश सिंह, शकील अहमद खां और तमाम जो नेता हैं उनकी बैठक होगी। बैठक के बाद क्या कुछ निकलता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी संजय, 17 विधायकों के हस्ताक्षर की बात भी कही जा रही है, तो उसको लेकर और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, कांग्रेस के एक विधायक हैं, उन्होंने न्यूज 18 से कहा है कि पिछले 5 मार्च को ही, चूंकि उनका दावा है कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया था और एक सीट पर उसकी दावेदारी भी थी, तो प्रस्तावक के तौर पे सभी विधायक जो है 17 विधायक अभी कांग्रेस में बचे हुए हैं। 19 विधायक से पहले 2 विधायक दूसरे खेमे में चले गए। चलिए संजय, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब इंतजार होगा बैठक जब हो जाती है अखिलेश सिंह की आलाकमान के साथ, तो उसके बाद क्या कुछ फैसला सामने आता है। और पीएम नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे थे, जंगल सफारी की उन्होंने। पीएम मोदी ने हाथी की सवारी भी की है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहां की। पीएम मोदी आज सुबह करीब 5 बजे ही काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंच गए थे। पीएम मोदी के जंगल सफारी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के काजीरंगा पहुंचने से पहले सभी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी करीब 2 घंटे तक काजीरंगा नेशनल पार्क में रहे। उन्होंने जंगल सफारी की और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे थे। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग कैमरों की से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने सबसे पहले हाथी की सवारी की है और 5 अलग अलग जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी का दौरा हुआ। असम, कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश, जहां पीएम मोदी इससे पहले जा चुके हैं और वहां भी जंगल सफारी उन्होंने की है। असम की सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी आज मौजूद हैं और देखिए वहां पर उन्होंने हाथी की सवारी की। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कर्नाटक की है, अप्रैल 2023 की। वहां भी पीएम मोदी बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंचे थे। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड की, जुलाई 2019 में पहुंचे थे जहां जिम कार्बेट नेशनल पार्क में उनकी मौजूदगी थी। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अक्टूबर 2020 में पहुंचे थे और वहां भी उन्होंने जंगल सफारी की थी सरदार पटेल उद्यान में। उसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात करें तो सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश पहुंचे थे, कूनो नेशनल पार्क में उन्होंने जंगल सफारी की थी।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।